पॉलिनेशन के ऊपर हमने बात की थी ना, कि पॉलिनेशन आपकी पॉलिनेशन आपका होता क्या है। अगर पॉलिनेशन की बात की जाए तो व्हाट इज पॉलिनेशन? पॉलिनेशन इज आपका, जब आपका स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन आके रुक जाए, ठीक है, आपके यस स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन आ जाए एंड आपका जर्मिनेटिंग ट्यूब आ जाए, तो इसको हम कहते हैं पॉलिनेशन, ठीक है, इसको हम कहते हैं पॉलिनेशन। बेसिकली जो 10th स्टैंडर्ड से भी आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे, ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर इज नोन एज पॉलिनेशन, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन कब होगी? जब आपका फाइनली जो आपका ट्यूब है वहां से आपका मेल गेमेट जाकर एग को फ्यूज करेगा एंड जाइगोट बनाएगा, उसको हम फर्टिलाइजेशन कहते थे। पॉलिनेशन के लिए हम लोगों ने डिस्कस किया था वेरियस पॉलिनेटिंग एजेंट्स, ठीक है। पॉलिनेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं? जो हमारे पोलन ग्रेन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं, एज अ मीडियम एक्ट करते हैं, राइट। तो उसमें क्या क्या आ जाता है बेटा? एयर मीडियम आ जाता है। जब एयर से पॉलिनेशन होती थी तो गरिमा हम लोग क्या कहते थे? एनिमोफिलस फ्लावर्स कहते थे ना। यस मैम। हाँ, एनिमोफिलस फ्लावर्स यानी वो फ्लावर्स विंड लविंग है, एंड ऐसे टाइप के पॉलिनेशन को एनिमोफिली कहते थे। एनिमोफिली, एनिमोफिली था, एनिमोफिली मतलब पॉलिनेशन विच हैपेंस बाय एयर। और जो फ्लावर इसमें मतलब पार्टिसिपेट करते हैं उन फ्लावर्स को हम एनिमोफिलस फ्लावर्स बोलते हैं। वाटर के साथ हमने देखा था कि अगर वाटर बिकम्स द मीडियम हाइड्रोफिली। तो हाइड्रोफिली, हाँ, और वो हाइड्रोफिलस फ्लावर्स हो जाते थे। फिर हमने स्नेल का एंड आपका बैट्स का कायरोप्टेरोफिली, मिर्मेकोफिली, मैलेकोफिली, ओफियोफिली, स्नेक्स का, ये सब सब किया था ना गरिमा, याद आ रहा है? यस मैम। हाँ। फिर हम लोगों ने कहा था कि अब इनकी ये क्या होती है, मतलब इनका अडेप्टेशंस क्या होती है। अडेप्टेशंस के बारे में बात की थी हमने, अडेप्टेशंस ऑफ एनिमोफिलस फ्लावर्स। तो उसमें हमने देखा था कि एनिमोफिलस फ्लावर्स स्मॉल होते हैं और इनकॉन्स्पिकुअस होते हैं। इनकॉन्स्पिकुअस क्यों ऐसा होता है गरिमा? स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिकुअस क्योंकि विंड कोई लिविंग एंटिटी नहीं है, वो इंसेक्ट, हाँ, उसको अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है ना। यस हाँ, मैम। तो इसलिए फ्लावर्स भी स्मॉल होते हैं, ज्यादा ब्राइट नहीं होते, ज्यादा बड़े नहीं होते, अट्रैक्ट तो करना है नहीं। इनकॉन्स्पिकुअस बहुत छोटे दिखते नहीं है, ठीक है। और दे ब्राइटली कलर्ड भी नहीं होते, नाइदर ब्राइटली कलर्ड नॉर आपका फ्रेग्रेंट, मतलब स्मेल भी अच्छी नहीं होती ना, कलर्स बहुत अच्छे होते, कुछ भी नहीं। कोई नेक्टर भी नहीं होता, बिकॉज विंड तो आपका नेक्टर खाएगा नहीं, तो ये भी नहीं होता। एंड आपके कैलिक्स कोरोला आर ऑल्सो रिड्यूस्ड। कैलिक्स कोरोला, पेटल एंड सेपल। सेपल जनरली प्रोटेक्शन के लिए होता है, पेटल अट्रैक्शन के लिए होता है। क्या करेगा अट्रैक्शन के लिए? पेटल, पेटल में ही रंग भरे होते हैं, इतने अच्छे पेटल्स बना के करेगा क्या? इतनी एनर्जी लगा के करेगा क्या? विंड तो अट्रैक्ट होगा नहीं, ठीक है गरिमा, ये सब। हाँ, फिर हम लोगों ने एक और चीज बोली थी कि फिफ्थ वर्सटाइल एंथर। वर्सटाइल एंथर मतलब आपके ये डैंगलिंग एंथर थे ना, ये भी बताया था। ये आराम से विंड में कहीं भी इधर से उधर फ्लो कर सकते हैं एंड इनसे पॉलन डिस्पर्सल आसान हो सकती है। पोलन के बारे में हमने बात की थी कि जो पोलन होता है आपका, पॉइंट नंबर 6, पोलन का जो अमाउंट है वो बहुत हाई था, बहुत ज्यादा अमाउंट, क्योंकि विंड को नहीं पता है ना, वो तो किसी भी डायरेक्शन में बह रहा है। हमने थोड़ा सा पोलन बनाया, विंड दूसरी डायरेक्शन से आ गई, तो सारा मेहनत बेकार। इसलिए ज्यादा बनाओ कि चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन पॉलिनेशन ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है। और पॉलन भी बेटा स्मॉल इन साइज होते थे। स्मॉल इन साइज बोल तो कि स्मॉल रहेंगे तभी तो, अगर भारी रहेंगे तो एक ही जगह गिर जाएंगे ना गरिमा। तो अगर छोटे रहेंगे, साइज में कम रहेंगे, तो उड़ के ज्यादा दूर तक ट्रैवल कर सकते हैं, राइट गरिमा। यस मैम। डस्टी होते हैं, लाइट होते हैं, लाइट इन वेट, ठीक है। और इनका फेदरी स्टिग्मा होता था, फेदरी स्टिग्मा, फेदरी स्टिग्मा और स्टिकी। एंड, हाँ, स्टिकी भी होते थे। और एट था आपका 1 ओव्यूल पर ओवरी, ये सब बताया था ना मैंने आप लोगों को। यस मैम। हाँ, नेक्स्ट हम लोग हाइड्रोफिली करना चाह रहे थे, बट उस दिन
थोड़ा सा टाइम की कमी हो गई थी तो मैंने बोला था हाइड्रोफिली में बाद में करवाऊंगी, तो आज हम हाइड्रोफिली करते हैं। हाइड्रोफिली में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट आता है आपका वैलिस्नेरिया। कई बार आपने सुना होगा, ये वाटर प्लांट है, हाइड्रोफिटिक है, पानी के अंदर रहता है, ठीक है। तो अब बेटा पानी में ना हाइड्रोफिली में दो प्रकार की हाइड्रोफिली होती है, दो टाइप के पॉलिनेशन होते हैं। कैसे कैसे? एक होता है गरिमा हमारा एपी हाइड्रोफिली, और एक होता है हमारा हाइपो हाइड्रोफिली, ठीक है। एपी हाइड्रोफिली, एपी मीन्स अबव, अबव वाटर। क्या हो रहा है? पॉलिनेशन हमारा पानी के ऊपर हो रहा है, सरफेस पे हो रहा है, मतलब पानी के ऊपर मतलब सरफेस पर, यहाँ पर। और हाइपो मतलब बिलो, यानी यहाँ पर पॉलिनेशन बेटा पानी के नीचे हो रहा है, ठीक है गरिमा? Yes, ma'am. आई एम सॉरी। हाँ, तो ये बात है हमारी। तो अब हम देखेंगे किसका एग्जाम्पल क्या, वैलिस्नेरिया किस में आएगा, और आपका एक और प्लांट है जोस्टेरा, वो किस में आएगा। तो बेटा वैलिस्नेरिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ एपी हाइड्रोफिली, एंड जोस्टेरा एक वाटर प्लांट है जिसका वो हाइपो हाइड्रोफिली में आता है। होता क्या है? अब एपी हाइड्रोफिली मतलब वाटर की सरफेस पे हो रहा है, कैसे हो रहा है देखते हैं। देखिए, मान लीजिए ये वाटर है, ठीक है। अब इसमें गरिमा मेल एंड फीमेल प्लांट्स आर डिफरेंट, ठीक है गरिमा, मेल एंड फीमेल प्लांट्स आर डिफरेंट। तो अब मुझे बताइए गरिमा, वैलिस्नेरिया डाइशियस होगा कि मोनोएशियस होगा? I'm dioecious. वेरी गुड गरिमा, इसका मतलब आप लोगों को ट्रिक्स याद है। डाइशियस मतलब दो घर, ठीक है, अलग अलग, मेल का घर अलग, फीमेल का घर अलग, तो दो अलग प्लांट्स हैं, मेल एंड फीमेल प्लांट, ठीक है। अब होता क्या है, पॉलिनेशन के लिए यहाँ पे जो फीमेल प्लांट है ना, ये स्पाइरल ऐसे ये नीचे ही रहती है, लेकिन पॉलिनेशन के समय ये स्पाइरल अप करके ऊपर आ जाती है। जो फीमेल फ्लावर है ना आपकी, फीमेल फ्लावर, ये स्पाइरल अप करके ऊपर आ जाती है। पर जो मेल है वो अपने एंथर से जो पोलन है वो छोड़ता है पानी में ही, और ये अपने आप पहुंच जाते हैं फ्लावर के पास, एंड फिर यहाँ पे पॉलिनेशन हो जाती है, ठीक है। मतलब एक तरह से अगर देखा जाए तो, ठीक है, पहुंच गया पोलन, फर्टिलाइजेशन हो गई। तो एक बात बताइए गरिमा, ये एपीहाइड्रोफिली नहीं लग रहा है, सरफेस पे हो रहा है ना, पानी के ऊपर, Yes, ma'am. पानी के ऊपर हो रहा है गरिमा, हाँ। और तो आपका होता क्या बेटा, पॉलिनेशन के बाद ना ये पूरा का पूरा फीमेल फ्लावर आफ्टर दैट स्पाइरल्स बैक और नीचे आ जाती है, ठीक है। एक बार पॉलिनेशन हो गई, ये नीचे आके वापस से ये फ्लावर बैठ जाती है, फर्टिलाइजेशन अब यहीं पे होगा, बाकी सारी चीजें होंगी। तो बस पॉलिनेशन के लिए आपकी फीमेल फ्लावर ऊपर तक जाती थी, एंड इसीलिए हम इसको कहते थे एपी हाइड्रोफिली, यानी ऊपर, पानी के ऊपर हो रही है पॉलिनेशन। एंड क्योंकि मेल एंड फीमेल प्लांट आर टू डिफरेंट प्लांट्स, इसलिए हम वैलिस्नेरिया को क्या कहेंगे, डाइशियस। क्या कहेंगे गरिमा? Dioecious. हाँ, तो वैलिस्नेरिया इज एग्जांपल ऑफ एपीहाइड्रोफिली, ठीक है। नेक्स्ट जोस्टेरा का देख लेते हैं। जोस्टेरा के साथ क्या है, इसका पूरा का पूरा प्लांट बॉडी इज सिचुएटेड पानी के अंदर, और इसकी जो फ्लावर्स हैं, जो इसके जो एंथर हैं, पोलन है, ये सब नीचे होंगे, एंड पॉलिनेशन भी पानी के नीचे ही होगी। इसीलिए हम जोस्टेरा को कहते हैं कि वो हाइपोहाइड्रोफिली शो कर रहा है, यानी पानी के नीचे पॉलिनेशन हो रही है, ठीक है गरिमा, समझ में आया? Yes, ma'am. अब मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ। नितिका भी आ गई।
ये दिख रहा है गरिमा नितिका, दिख रहा है बेटा? हाँ देखिए फीमेल फ्लावर कैसे स्पाइरल अप होके ऊपर जा रही है, स्पाइरल अप होके जा रही है ना ऊपर, और फ्लोटिंग मेल फ्लावर्स आपको दिख रहा है। और एक जगह आपने देखा फ्रूट लिखा हुआ है, फ्रूट, फ्रूट दिख रहा है आपको? हाँ, फ्रूट लिखने का मतलब है कि एक बार जब ऊपर पॉलिनेशन हो गई तो फीमेल फ्लावर फिर नीचे आ जाती थी, नीचे आ गई तो ऑब्वियसली पॉलिनेशन होने के बाद फर्टिलाइजेशन भी हो गई, तो उसके बाद उसी जगह से आपका फ्रूट निकला वेलिस्नेरिया का। समझ में आया? यस मैम। हाँ, अब जोस्टेरा का मैं दिखा देती हूँ, जोस्टेरा का हाइपोहाइड्रोफिली। दिख रहा है? हाइपोहाइड्रोफिली दिख रही है बेटा? ये वाला देखिए। यस मैम। हाँ, आपका एक मेल फ्लावर है, एक फीमेल फ्लावर है, आपस में इनका इंटरेक्शन ऑफ पोलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर, ठीक है, पानी के नीचे ही, ऊपर नहीं। वेलिस्नेरिया सरफेस पे करता है, इसीलिए हम उसे एपी हाइड्रोफिली बोलते हैं। जोस्टेरा को हाइपोहाइड्रोफिली बिकॉज पानी के नीचे हो रही है पॉलिनेशन। ठीक है, क्लियर? अब इनके अडेप्टेशन देख लेते हैं बेटा। ठीक है, इनके अडेप्टेशन देख लेते हैं। अडेप्टेशन अडेप्टेशन जो आपकी हाइड्रोफिली, हाँ सॉरी, हाँ, हाइड्रोफिलस फ्लावर्स के अडेप्टेशन क्या होंगे बेटा? हाइड्रोफिलस फ्लावर्स के अडेप्टेशन क्या होंगे? दिमाग लगाइए। इसमें फ्रेग्रेंस तो होगा नहीं, फ्रेग्रेंस तो कोई मतलब नहीं है, कोई इंसेक्ट आना नहीं है, पानी की वजह से होना है, तो कोई फ्रेग्रेंस नहीं। जस्ट लाइक विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स, कोई फ्रेग्रेंस नहीं, कोई कलर नहीं, कोई नेक्टर नहीं, यानी नो बेट। बेट मतलब समझते हैं बेटा? नो बेट, बेट मतलब समझते हैं? बेट का मतलब होता है लालच देना। आप मछलियों को दाना डालोगे तो वो आएंगी वहां खाने, एंड तब आप जाल बिछा के पकड़ लोगे, ठीक है? या फिर आप चिड़िया को पकड़ना चाहते हो तो उसके लिए दाना डालो एंड देन जाल बिछा के उनको पकड़ लो। बेट कहते हैं ना, क्लिक एंड बेट, बेट जिसको कहते हैं, हाँ, जाल बिछाना। ठीक है, तो नो फ्रेग्रेंस कलर नेक्टर, तो बेट, हम नो बेट कंडीशन है क्योंकि हमें किसी इंसेक्ट को लालच देना नहीं है, कोई लालच वाला काम हम नहीं कर रहे हैं पे। ठीक है, नो बेट। देन आपका आता है नेक्स्ट इज पॉलन। कैसा होगा यहाँ पे? पॉलन, पॉलन greater in amount, pollen will be produced more in amount, pollen will be long ribbon shaped, covered with mucilage, unwettable and narrow। ये सब क्यों? अनवेटेबल, अगर पानी से गीला हो जाएगा तो में भी दिक्कत आ जाए, ठीक है, तो मतलब वो पानी में भी ड्राई रहने की उसके पास पावर है। वो अनवेटेबल है, नैरो है, म्यूसिलेज उसमें कवर्ड ज्यादा रहती है, so दैट सर्वाइव कर सके आराम से। रिबन शेप्ड होता है, रिबन शेप्ड होने से क्या होता है? पानी में तैरना आसान हो जाता है, ज्यादा अमाउंट में है, लॉन्ग है। ठीक है, गरिमा नितिका समझ में आ गया? यस मैम। गुड। तो ये थी हमारी हाइड्रोफिली। उसके बाद मैंने एंटोमोफिली के बारे में बताया था। एंटोमोफिली में मैंने बताया था ना कि ब्राइटली कलर्ड होते हैं, फ्रेग्रेंस ज्यादा होती है, नेक्टर प्रोड्यूस करेगा, आपके शेल्टर, कभी कभी एग लेइंग के लिए भी शेल्टर दे देगा। देन बर्ड, ऑर्निथोफिली, बर्ड से जो पॉलिनेशन हो उसको ऑर्निथोफिली कहते हैं। इसमें बॉम्बैक्स का नाम आया था, बॉम्बैक्स प्लांट का नाम आया था। उसके बाद बैट, काइरोप्टेरोफिली। काइरोप्टेरोफिली जो बैट वाले फ्लावर्स होते हैं, जो बैट चमगादड़ जिनकी पॉलिनेशन करेंगे बेटा, उनके उनके पास क्या खासियत होती है उन फ्लावर्स में? मैंने बताया था ना, वो व्हाइट कलर के होते हैं और जनरली रात में खिलते हैं, बिकॉज बैट्स भी रात में ही आते हैं, और उनका ओडर या जो स्मेल है वो सड़े हुए फ्रूट जैसा आता है। बताया था नितिका? यस मैम। हाँ, फिर एंड्स का, फिर मैंने देखा एंड्स मिर्मिकोफिली।
मैंगो, प्रोसोपिस, ये सब में आपके आते हैं आपका मिर्मेकोफिली जो आपके एंड्स करती है, ठीक है। नेक्स्ट फिर हमने स्नेल की भी बात की थी, स्नेल मैल्कोफिली, लिली में ओफियोफिली स्नेक करता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पिछले क्लास में ही देख ली थी। अब हम बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट के पास, स्यूडो कॉपुलेशन। ये कभी वर्ड सुना है नितिका? स्यूडो कॉपुलेशन? नो मैम। देखिए बेटा, इसमें क्या होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अभी आपको कभी भूलेगा नहीं ये फिनोमेना, बिकॉज है ही इतना इंटरेस्टिंग। इसमें क्या होता है, इसमें स्यूडो का मतलब होता है फेक या फिर बेवकूफ बनाना, ठीक है, झूठा। पॉपुलेशन मीन्स मीटिंग। तो ये एक तरह का सेक्सुअल डिसीट है, किसी को बेवकूफ बनाने की एक क्रिया है। इसमें क्या होता है बेटा, एक इस पूरे स्यूडो पॉपुलेशन में दो लोग इन्वॉल्व हैं। एक है मेल कॉल्पा बी, बी का एक प्रकार है कॉल्पा, उसका मेल काउंटर पार्ट, और ऑफ्रिस करके एक प्लांट, ऑफ्रिस, ठीक है, ऑफाइरस कह लो, ऑफ्रिस कह लो, ठीक है। ये एक ऑर्किड है, ये ऑर्किड प्लांट है। इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन है हमारा स्यूडो पॉपुलेशन। अब इसमें होता क्या है, जो हमारी ऑफ्रिस है ऑर्किड, ये पता है, ये जो आपका फ्लावर है, ये एकदम आपकी फीमेल कोल्पा बी जैसा दिखती है। दिखती क्या है, मतलब सिमिलर उसमें, जैसे कोल्पा बी में मार्किंग्स होती है ना, सिमिलर मार्किंग्स आपके ओफ्रिस में है। साइज भी ऑलमोस्ट उतना ही है जितना फीमेल कोल्पा बी का होता है। इनफैक्ट आपका ऑर्डर भी सेम कर लिया है इस प्लांट ने, पता नहीं कैसे इवॉल्व किया, बट इसने कर लिया। तो आपको क्या लगता है नितिका, अभी क्या होगा, होता क्या है एक्चुअली, ओफ्रिस के जो फीमेल आपके जो फ्लावर है, उसको देखकर ये मेल कोल्बा भी सोचता है कि ये मेरी पार्टनर है, एंड ही वेंट्स ऑन टू डू, ही वेंट्स ऑन टू परफॉर्म मीटिंग विद द आपका फीमेल कोल्बा भी, जो उसको लग रहा है फीमेल कोल्बा भी है, बट एक्चुअली में इट इज फ्लावर ऑफ ओफायरस ऑर्किड। और जब वो मीटिंग करने की कोशिश करता है, बट ऑब्वियसली नथिंग हैपेंस। बट इस प्रोसेस में क्या होता है, मेल कोल्पा बी के शरीर पर बहुत सारे आपके यहाँ के पॉलन वॉलन गिर जाते हैं, या स्टिक हो जाते हैं। तो अब ये मेल कोल्पा भी किसी दूसरे फीमेल कोल्पा बी पे जाकर बैठेगा, तो वहां पे ये पोलन डाल देगा। समझ में आया नितिका? दिख रहा है बेटा? नितिका दिख रहा है? यस मैम। हम्म। ये एकदम बी जैसे दिखता है, पता है, एकदम बी जैसा नहीं लग रहा है, फीमेल बी की तरह, यस फीमेल, मैम। है ना, ये फीमेल बी की तरह लगता है, एंड मेल बी को लगता है मतलब फीमेल काउंटर पार्ट यहाँ पे बैठी हुई है, देखिए एक साथ लग रहा है कि मधुमक्खियां बैठी हुई है ना। तो कितने, मतलब आप समझो कि हाउ शॉकिंग एंड एट द सेम टाइम अम्यूजिंग इट इज कि प्लांट्स के पास इतना दिमाग है, मतलब वो कुछ सेंस कर पा रहे हैं। इवोल्यूशन देखिए कितना अमेजिंग हो रहा है ना, कि वो जस्ट बिकॉज वो जैसे जैसे फीमेल कोल्पा भी चेंज हो रही है, वैसे वैसे मेल कोल्पा ये आपका ये प्लांट भी फीमेल कोल्पा भी की तरह दिख रहा है, ठीक है। मैं आपको कोल्पा भी दिखा देती हूँ, कोल्पा बी, देखिए ये आपके कोल्पा भी ऐसे ही होता है, और उसके फीमेल की तरह ही दिख रही है, ठीक है ना। यस मैम। एकदम लग रहा है कि बी है। ये आपका मेल कोल्पा भी है, इधर वाला, इधर फीमेल। अब वो देखिए उसके साथ मीटिंग करने चला गया मेल कोल्पा भी। इधर वाला जो आपके पास डायग्राम है, इधर वाला खाली कोल्पा भी है, मतलब सॉरी, इधर वाला खाली आपका ऑर्किड फ्लावर है, और उसपे जब मेल कोल्पा भी लैंड करता है तो कैसा दिखता है, दिख रहा है ना नितिका? यस मैम। अच्छा, तो ये आपको समझ में आ गया स्यूडो कॉपुलेशन की बात। तो ये आपकी इकोलॉजी में भी आपको मिलेगा गरिमा, म्यूचुअलिज्म के अंदर, जबकि म्यूचुअलिज्म है नहीं, बट एनसीईआरटी ने उसको म्यूचुअलिज्म में डाला है, तो जहां डाला है वही एग्जाम्पल लिखिएगा। जबकि म्यूचुअलिज्म हम उसको कहते हैं जहां दोनों पक्षों का फायदा हो रहा हो।
बट यहाँ पे कोल्पा बी का कोई फायदा नहीं हो रहा है उसके साथ तो धोखा हुआ है, इसलिए इसको हम सीडो कॉपुलेशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट, अब हमने पॉलिनेशन पढ़ लिया, हमने अडेप्टेशन पढ़ ली, हमने कुछ स्पेशल केसेस देख लिए। अब हम बढ़ते हैं एंडोस्पर्म की तरफ। नितिका, याद है एंडोस्पर्म क्या था हमारा? एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, कुछ याद आ रहा है? यस मैम। है ना? तो एंडोस्पर्म क्या होता है बेटा? वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है। जब हमारा ट्रिपल फ्यूजन हुआ था, ट्रिपल फ्यूजन किसके किसके बीच में हुआ था? ये एनाट्रोपस ओव्यूल, याद है नितिका? यस मैम। हाँ, यहाँ पर क्या हो रहा था? माइक्रोपाइल एंड ये था, यहाँ से आया आपका, यहाँ पे एम्ब्रियो सैक था, एग से आपका मेल गेमीट बना, और एक और जो मेल गेमीट था वो यहाँ पे आपके सेकेंडरी डिप्लॉयड न्यूक्लियस नहीं थे, उनसे जाके मिल गया था 3n कंडीशन, यस मैम। डिप्लॉयड लेवल था। हाँ, इसी को हम कहते थे डबल फर्टिलाइजेशन, बिकॉज एक बार फर्टिलाइजेशन यहाँ हुई, दूसरी बार यहाँ पर हुई। तो यही मैं याद दिला रही हूँ कि जब ये फ्यूजन, ये मेल गेमीट आपके ये दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो गए थे, तो जो आपका सेल बनाना था उसको हम कहे थे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, यानी PEN। याद आता गरिमा? अरे सॉरी दीपिका, मैंने आप बताया था क्लास यस में। मैम। तो अब हम देखेंगे एंडोस्पर्म क्या होता है और उसके आगे की बातें। ठीक है, एंडोस्पर्म बनना बेटा एक पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है। एंडोस्पर्म बनना एक पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है, जिसमें क्या होता है आपका, ठीक है, इसमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन के बाद, फर्टिलाइजेशन क्या था हमारा? मेल गेमीट आपके एग के साथ जुड़ गया, तो हमारा जाइगोट बन गया। जाइगोट के बनने के बाद क्या क्या चीजें होंगी? ठीक है, हमने देखा अभी थोड़ी देर पहले कि ये जो आपका ओव्यूल था, दिस वाज एनाट्रोपस। ठीक है, यहाँ पर जो एम्ब्रियो सैक था उसमें था एग, 2 सिनर्जिड, 3 ऊपर एंटीपोडल्स एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो आपका जब एक मेल गेमेट आया तो वो एग के साथ जुड़ गया एंड इसने बना लिया जाइगोट, एंड आपका एक गया और इस सेकेंडरी डिप्लॉयड न्यूक्लियस के साथ जुड़ गया, एंड यहाँ पर इसने क्या बना दिया? PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, अब जैसे ही फर्टिलाइजेशन होती है ना बेटा, सब कुछ गिरने लगता है, जैसे कि क्या क्या चला जाएगा आपका, बाहर से अगर देखिए फ्लावर, अगर फ्लावर था ये, जैसे ही उसका काम पूरा हुआ ना, ये पेटल गिर गया, सेपल गिर गया, आपका ये स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, स्टिग्मा भी गिर गया, स्टाइल भी गिर, सब झड़ गया, बचा क्या? सिर्फ ये ओवरी, है ना? और ओवरी के अंदर ही है ना आपका ये ओव्यूल, यस मैम। ओव्यूल एनाट्रोपस ओव्यूल ये है, और उसके अंदर में एम्ब्रियो सैक है। ठीक है, तो ये सारी चीजें बची हुई हैं। तो यहाँ पर देखिए बेटा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यहाँ बन रहा है और जाइगोट हमारा यहाँ बन रहा है, ये हमारा जाइगोट है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में? आपका जाइगोट बनता है, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है। तो हम वही कह रहे हैं कि हम कैसे बोलेंगे, सबसे पहले हमारा एंडोस्पर्म फॉर्मेशन होता है, ठीक है, और इधर हमारा हो जाएगा एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। एंडोस्पर्म फॉर्मेशन में बेटा आपको 3 तरह के एंडोस्पर्म मिलेंगे: फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेल्यूलर एंडोस्पर्म,
फेट ऑफ एंडोस्पर्म, अब इसके साथ क्या होने वाला है? एम्ब्रियोजेनेसिस इन डाइकोट्स एंड इन मोनोकोट्स। ठीक है, तो बेटा पोस्ट फर्टिलाइजेशन हम क्या देखते हैं, क्या क्या होता है? एंडोस्पर्म बनती है और एम्ब्रियोजेनेसिस बनती है। एंडोस्पर्म के लिए मैंने आपको बताया PEN। जैसे ही आपका डबल फर्टिलाइजेशन हुआ, यानी वो पोलर सेकेंडरी न्यूक्लियाई से आके सेकेंड मेल गेमेट जुड़ा, वहां से आपका स्टार्ट हो गया PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब एंडोस्पर्म फॉर्मेशन 3 टाइप का होता है, फ्री न्यूक्लियस, सेलुलर एंड आपका जो भी उसका पेट हो, हेलोबियल एंडोस्पर्म हम कहते हैं, हेलोबियल एंडोस्पर्म, ठीक, उसमें जाता है। तो ये फ्री, आप लोगों को आइडिया है बेटा फ्री न्यूक्लियर और सेल्यूलर और हेलोबियल एंडोस्पर्म्स क्या होते हैं? नितिका आइडिया है? Yes, ma'am. यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी ने क्या लिखा है? पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंगस्ट एबायोटिक पॉलिनेशन. Wind pollination also requires pollen grains are light and non-sticky so that they can be transported in wind current. अब एक बात बताइए, ये एबायोटिक और बायोटिक का क्या यहाँ पे फंडा है? एबायोटिक एंड बायोटिक का क्या फंडा है बेटा? बायोटिक और एबायोटिक वही होते हैं ना। बायोटिक मीन्स लिविंग, इंसेक्ट्स हो गए, रैट्स हो गए, ये सब हो गए जो आपके क्या कर रहे हैं बेटा? पॉलिनेशन में हेल्प कर रहे हैं। नितिका आवाज आ रही है? Yes, ma'am. हाँ, एबायोटिक कौन हो जाएंगे? नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, जैसे आपका विंड हो गया, वाटर हो गया, Yes, सारे ma'am. एबायोटिक हो गए, है ना। तो पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंगस्ट एबायोटिक पॉलिनेशन, यानी जितना भी एबायोटिक पॉलिनेशन हो रहा है हमारा, एबायोटिक पॉलिनेशन किसे किसे हो रहा है? विंड से हो रहा है, वाटर से हो रहा है, बस यही 2 चीजें हैं हमारे पास, विंड एंड वाटर। बाकी तो सब लिविंग ही है, एंट हो गया, इंसेक्ट्स हो गए आपके, फिर वो आपका बैट हो गया, स्नेल हो गया, बर्ड्स हो गए, सब बायोटिक है। तो ये बायोटिक में हमारा विंड एंड वाटर आ रहा है, उसमें से भी विंड बेटा सबसे ज्यादा कॉमन है, यानी वाटर बहुत कम है, वाटर से पॉलिनेशन बहुत कम आप देखोगे, ठीक है। विंड पॉलिनेशन ऑल्सो रिक्वायर्स दैट पोलन ग्रेन्स आर लाइट एंड नॉन स्टिकी, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है पोलन ग्रेन्स आर लाइट एंड नॉन स्टिकी सो दैट दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड in wind currents. They often possess well exposed stamens so that pollens are easily dispersed into wind currents and large, often feathery stigma to easily trap airborne pollen grains. Wind pollinated flowers often have a very important line star mark. मैंने आप लोगों को लिखवाया था कि इनके एक ओवरी में एक ओव्यूल होती है, सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी। हाँ नितिका बोला था ना? Yes. And numerous flowers packed into an inflorescence, ठीक है, बहुत सारे फ्लावर्स एक साथ इकट्ठा आ जाएंगे, बुके जैसा बना लेंगे, उसको हम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। A familiar example is corn cob. The tassels you see are nothing but the stigma and style which wave in the wind to trap pollen grains. आपके जो भुट्टे के बाल होते हैं ना बेटा, वो कुछ नहीं है, वो स्टिग्मा और स्टाइल है भुट्टा के, ठीक है। तो ये आपसे एनसीईआरटी बोल रही है, ये आपको पता होना चाहिए। कॉर्न कॉब, और ये भी पता होना चाहिए अगर एग्जाम में बहुत सारे प्लांट्स लिख दिए और उसमें से आपका एक कॉर्न भी है और आपको पूछता है कि ये विंड पॉलिनेटेड है कि नहीं, तो आपको याद आना चाहिए कि कॉर्न का तो एनिमोफिली है, एनिमोस प्लस प्लांट है कॉर्न, ठीक है। तो विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ग्रासेस मतलब क्या हो गया बेटा? मोनोकॉट्स, मोनोकॉट्स हो गए नितिका? Yes, ma'am. तो ऐसे भी पूछ सकता है, विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन मोनोकॉट्स, तो हाँ ग्रासेस में। पॉलिनेशन बाय वाटर, देखिए आपकी एनसीईआरटी क्या करिए, पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट, बहुत रेयर मिलेगा, रेयरली आपको बहुत कम जगह पे मिलेगा। लिमिटेड टू अबाउट 30 जनरा, सिर्फ 30 जीनस ऐसी हैं, और वो भी मोस्टली मोनोकॉटिलेडन, बहुत स्टार मार्क। मैं इसीलिए इस पार्ट के लिए स्पेशली एनसीईआरटी पर आई, बिकॉज ये कई बार पूछा जा चुका है ऐसे कि आपका पॉलिनेशन पहले तो वाटर से बहुत रेयर है बेटा, और सिर्फ 30 जनरा इसको दिखाती है, ये नंबर आपको याद रखना है बिकॉज इट इज अ फैक्ट जो एनसीईआरटी ने बताया है। एंड स्पेशली उसने ये भी बोला है कि मोस्टली मोनोकॉटिलेडन्स में पॉलिनेशन वाटर से होगी, ठीक है। मोस्टली मोनोकॉटिलेडन्स में पॉलिनेशन बाय वाटर देखोगे आप, ग्रासेस में आप जनरली विंड पॉलिनेशन देखोगे, ठीक है। As against this, you would recall that water is a regular mode of transport for male gametes among the lower plant groups. हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, है ना नितिका?
फ्लावरिंग Yes, प्लांट ma'am. मतलब, हाँ मतलब एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी हमारी कह रही है कि एंजियोस्पर्म्स में नितिका पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर। रेयरली फ्लावरिंग प्लांट में ऐसा होता है, लेकिन जब आप नीचे के प्लांट पे जाओगे ना, जैसे हमारा शुरू होता था एल्गी से, फिर ब्रायो, फिर टेरिडो, फिर जिम्नो, फिर एनजीओ लास्ट में आता था। तो एनजीओ में वाटर से बहुत रेयर है, लेकिन जब आप नीचे के प्लांट्स की तरफ जाओगे, एल्गी में, ब्रायो में, टेरिडो में, तो वहां हमेशा से पानी से ही हो रही थी पॉलिनेशन। Water is a regular mode of transport for male gametes among the lower plant groups such as algae, bryophytes, and pteridophytes. It is believed, particularly for some bryophytes and pteridophytes, that their distribution is limited because of the need for water for transport of male gametes and fertilization. इस लाइन से क्या समझ में आया? हमारे एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स में पॉलिनेशन बाय वाटर इज कॉमन, वो बहुत ज्यादा कॉमन हुआ करता था, रेगुलर मोड था ये, ठीक है। इट इज बिलीव्ड पर्टिकुलरली फॉर सम ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स दैट द डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटेड। आप देखोगे कि ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स कहाँ मिलेंगे आपको नितिका? उनको मॉइस्चर की जरूरत होती है, पता है, पूरे टाइम। तो वो आपको कहाँ मिलेंगे जनरली? वो आपको पता है कहाँ मिलेंगे? वो आपको झरने के पास, नदी के पास उगते हुए मिलेंगे। टेरिडोफाइट्स भी ऐसे जहाँ पे मॉइस्ट जगह हो, बारिश अच्छे खासी पूरे साल होती रहती है, वही मिलेंगे। तो इनका लिमिटेशन ही है ये, क्योंकि इनके जो मेल गेमीट है वो बिना पानी के तैर के फीमेल के पास नहीं जा सकते, इसलिए ये इनका लिमिटेशन हो गया है। डिस्ट्रीब्यूशन इनका लिमिटेड है, ये बहुत ज्यादा जल्दी कहीं नहीं उग सकते, ऐसे ड्राई प्लेस पे नहीं उग पाएंगे, क्योंकि इनके मेल गेमीट्स को किसकी जरूरत होती है? पानी की जरूरत होती है फॉर ट्रांसपोर्टेशन। इसको फीमेल गेमीट तक पहुंचने के लिए मेल गेमीट को पानी की जरूरत होती है। नितिका समझ में आया? Yes, ma'am. हाँ, some examples of water pollination are Vallisneria and Hydrilla, which grow in fresh water, and several marine sea grasses such as Zostera। मतलब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? Vallisneria and Hydra are fresh water species। आपसे नीट में ये भी पूछ देता है कभी, फ्रेश वाटर कौन है और सी वाटर कौन है। सी ग्रास मतलब सी में उगने वाली, ठीक है, सी ग्रास, टेप ग्रास, ठीक है, जोस्टेरा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि नेम 2 फ्रेश वाटर प्लांट्स, फ्रेश वाटर एक्वेटिक प्लांट, क्या बोलोगे आप नितिका? क्या बोलोगे बेटा? अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे 2 फ्रेश वाटर, हाँ, हाँ, आपका एक्वेटिक प्लांट बताइए, तो आप वैलिसनेरा, हाइड्रेला बोल सकते हैं नितिका? Yes, ma'am. हाँ, और अगर मैंने आपसे पूछा कोई सी एक्वेटिक प्लांट जो वाटर पॉलिनेशन दिखाता हो, उसका नाम लो, तो जोस्टेरा, ठीक है। और भी मैंने आपको बताया, वैलिसनेरा एपीहाइड्रोफिली शो करता है, जोस्टेरा हाइपोहाइड्रोफिली। नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट्स यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन। ये भी एक बहुत अच्छा स्टार मार्क क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए आपको क्या करेगा नीट, ये वाला स्टेटमेंट डाल देगा बहुत सारे स्टेटमेंट्स के साथ, नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट्स यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन। तो बच्चे हो जाएंगे कंफ्यूज कि अरे वाटर प्लांट है तो वाटर यूज करेगा ना पॉलिनेशन के लिए, और गलत सलत लिख के आएंगे, जबकि एनसीईआरटी कहती है कि सारे के सारे एक्वेटिक प्लांट्स वाटर को एज अ मीडियम फॉर पॉलिनेशन नहीं यूज करते। तो क्या करते हैं, in a majority of aquatic plants such as water hyacinth and water lily, flowers emerge above the level of water and are pollinated by insects or wind, as in most of the land plants। very important line, आपसे ये ऐसे पूछ सकता है कि वाटर हाइसेंथ और वाटर लिली में कैसे होता है पॉलिनेशन, जब ये वाटर में उगते हैं तो इनका पॉलिनेशन कैसे होता है? बाय इंसेक्ट्स और बाय विंड। याद रहेगा नितिका? Yes, ma'am. हाँ, ये आपको पर्टिकुलरली इन्होंने नाम देके लिखा हुआ है, वाटर हाइसेंथ और वाटर लिली में आपका कैसे होता है पॉलिनेशन? बाय विंड एंड इंसेक्ट, ठीक है। इन वैलिसनेरिया द फीमेल फ्लावर रीच द सर्फेस। फिर देखिए मैंने आपको एपीहाइड्रोफिली का बताया था एग्जांपल, वैलिसनेरिया फीमेल फ्लावर रीच द सर्फेस ऑफ वाटर बाय लॉन्ग स्टॉक and the male flowers or pollen grains are released onto the surface of water. They are carried passively by water currents. Some of them eventually reach the female flower and stigma in another group of water pollinated plants such as seagrass। seagrass क्या हो गया नितिका? अभी बोला ना, सोस्टेरा, seagrass, seagrass का एग्जाम्पल Yes, ma'am. जोस्टेरा भी है। हाँ, female flowers remain submerged in water and pollen grains are released inside the water।
तो जोस्टेरा यानी सी ग्रास आपका हाइपोहाइड्रोफिली दिखा रहा है, यानी पानी के नीचे बैठा हुआ हाइपो, एंड आपका वैलिसनेरिया क्या दिखा रहा है, एपीहाइड्रोफिली। ठीक है, तो हाइपोहाइड्रोफिली में फीमेल फ्लावर्स रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर एंड पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड इनसाइड द वाटर। पोलन grains in many such species are long, ribbon-like, and they are carried passively inside the water. Some of them reach stigma and achieve pollination. In most of the water-pollinated species, pollen grains are protected from wetting by a mucilaginous covering. मैंने अभी लिखवाया था ना कि म्यूसिलेज होता है उसके ऊपर, गरिमा, सॉरी नितिका, म्यूसिलेज होता है, Yes, so ma'am. it does not get wet. हाँ ठीक है, unwettable. Both wind and water pollinated flowers are not very colorful and do not produce nectar. तो इसका रीजन आप दे सकते हो कि दोनों ही पानी और विंड से पॉलिनेट होने वाले, दोनों में ही आपके फ्लावर्स कलरफुल नहीं होते और ना ही वो नेक्टर प्रोड्यूस करते। क्यों, अब समझ में आया नितिका? Yes, ma'am. I don't know why next page it's not opening. अब एंडोस्पर्म की बात हो गई है नितिका, तो अब बात करेंगे बेटा एंडोस्पर्मिक सीड्स एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स की। एंडोस्पर्मिक सीड और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड में क्या अंतर है? एंडोस्पर्मिक सीड्स कौन होते हैं नितिका? एंडोस्पर्मिक सीड्स कौन से होते हैं? देखिए बेटा, सीड्स जिनके पास एंडोस्पर्म होता है उनको हम एंडोस्पर्म कहते हैं, या उनको हम एल्ब्यूमिनस भी कहते हैं। ठीक है, और जो सीड्स जिनमें एंडोस्पर्म, देखिए होता क्या है कि ये आपका जो एम्ब्रियो सैक था, एम्ब्रियो सैक में यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन हुआ, इससे बना PEN, और आपने देखा कि जो यहाँ पे एग और मेल गैमीट का जो आपका फ्यूजन हुआ था उसकी वजह से यहाँ बन गया था जाइगोट। यही जाइगोट आगे चल के क्या बनेगा नितिका, एम्ब्रियो बनेगा कि नहीं बेटा? Yes, ma'am. तो ये जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है उसको खाना तो चाहिए ना, तो खाना कौन देगा? यही PEN, यही तो न्यूट्रिशन का काम करेगा। तो ये एम्ब्रियो सारा खाना एंडोस्पर्म से लेगा, यानी एंडोस्पर्म और डेवलप होता जाएगा, डेवलप होता जाएगा, और इस ग्रोइंग जाइगोट एम्ब्रियो को भी खाना मिलते जाएगा एंडोस्पर्म से। तो बेसिकली एंडोस्पर्म क्या करता है बेटा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अब अगर मैं बात करूं कि एंडोस्पर्मिक सीड एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड की, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, देखिए बहुत बारीकी से इसका कीवर्ड सिलेक्शन कीजिएगा। एंडोस्पर्म सीड्स आर the seeds having endosperm are called endospermic or albuminous seeds. ठीक है, और जबकि इसमें एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल कैस्टर, हमेशा याद रखिए, कैस्टर बहुत अच्छा एग्जांपल। ठीक है, कैस्टर हो गए, सीरियस हो गए, कैशू हो गए। जबकि सीड्स इन विच endosperm is fully consumed by the embryo, fully consumed by the embryo, and no endosperm is left, इनको हम कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक या एक्स एल्ब्यूमिनस। ठीक है, इसमें एल्ब्यूमिनस है बेटा, एंडोस्पर्मिक सीड्स आर एल्ब्यूमिनस, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स आर एक्स एल्ब्यूमिनस। इसमें आपका आ जाएगा एग्जांपल ग्राम, पी, कुकुम्बर, टैमरिंड। ठीक है, तो अब हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे, तो देख लेते हैं। एंडोस्पर्मिक सीड्स में जो आपके एग्जांपल्स होंगे बेटा, एंडोस्पर्मिक सीड्स के एग्जांपल, एंडोस्पर्मिक, अब हम सीड्स भी डाइकॉट और मोनोकॉट के हिसाब से करेंगे। तो सबसे पहले मैं डाइकॉट पे कर रही हूँ। एंडोस्पर्मिक डाइकॉट सीड्स के एग्जांपल है कैस्टर,
उसके बाद पपाया, उसके बाद कॉटन। डाइकॉट सीड्स है ये। कैस्टर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद करना ही है, कितनी बार नीट पे पूछ चुका है। कैस्टर हर जगह पूछता है, हर जगह ऑप्शन में आता है। कैस्टर हो गया बेटा, पपाया हो गया, कॉटन हो गया। नॉन एंडोस्पर्मिक डाइकॉट सीड, जिनका जो एम्ब्रियो है वो कुछ छोड़ा ही नहीं उसने, सब कुछ खा गया। ठीक है, नॉन एंडोस्पर्मिक डाइकॉट सीड, ग्राम, बीन्स, पी, कुकुम्बर, टैमरिंड, यानी फैबेसी फैमिली की आप देखोगे, ये ग्राम, बीन्स, पी, कुकुम्बर, टैमरिंड। याद रहेगा नितिका, ये अपनी कॉपी में लिख लीजिए। एंडोस्पर्मिक डाइकॉट सीड्स, नॉन एंडोस्पर्मिक डाइकॉट सीड्स, ग्राम, बीन्स, पी, कुकुम्बर, टैमरिंड, कैस्टर, पपाया, कॉटन। लिख के जल्दी से बताइए। यस मैम, नोट कर लूंगी। कर लिया, ठीक है, चलिए। यस मैम। अब बेटा अगर मैं आपने चना देखा है ना, चना, काला वाला चना। यस मैम। हाँ, उसके देखिए ये ऐसे रहता है, एक्चुअली उसका कुछ शेप ऐसे रहता है, ऐसे रहता है ना। तो यहाँ पर आपका माइक्रोपाइल है, यहाँ पे हाइलम है। हाइलम, माइक्रोपाइल, रेफे, ये सब मैंने आपको बताया था पहले ही। तो इसका माइक्रोपाइल देखिए, एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका माइक्रोपाइल हाइलम के नीचे है या ऊपर। हाइलम ये है, ठीक है, माइक्रोपाइल हाइलम के नीचे है या ऊपर। नीचे। नहीं बेटा, देखिए यही यही ट्रिक है, यही आपको समझाना है। मान लीजिए मैंने इस चने को उल्टा कर दिया, उल्टा करने से तो माइक्रोपाइल ऊपर आ जाएगा ना, और हाइलम नीचे। यस मैम। हाँ, तो आपको क्या याद रखना है, हम लोगों ने ऑर्थोट्रोपस किया था ना, ओवरी, ओव्यूल, यस मैम। टाइप्स ऑफ ओव्यूल में, उसमें माइक्रोपाइल ऊपर था, चलाजा नीचे था, है ना, और हाइलम भी आपका इसी साइड था। तो माइक्रोपाइल सबसे ऊपर रहेगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। माइक्रोपाइल इज अबव हाइलम, ठीक है ना। यस मैम। अब इस चने को दो पार्ट में हम फाड़ेंगे तो हमको अंदर में एक छोटा सा एम्ब्रियो भी दिखेगा, ठीक है। और वो एम्ब्रियो आपका बढ़ता है और फिर नया प्लांट निकालता है। तो बेसिकली मैं चने को, एक सेकेंड रुक चाहिए, ये वाला डायग्राम तो आप लोग को 10th में भी दिखा होगा नितिका। यस मैम। देखिए हाइलम कहाँ है, माइक्रोपाइल कहाँ है, दिख रहा है ना। तो ये याद रखिएगा कि माइक्रोपाइल विल ऑलवेज बी अबव हाइलम। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल का नाम याद रखिएगा, चने का पोजीशन नीचे हो ऊपर हो, माइक्रोपाइल हमेशा हाइलम के ऊपर होगा। मैं इस चने को उल्टा कर दूंगी तो माइक्रोपाइल ऊपर दिखने लग जाएगा, बट रियली में भी माइक्रोपाइल हाइलम के अबव होता है, ठीक है नितिका, याद रहेगा। और देखिए यस बेटा, मैम। जब हम इस चने को खोलते हैं तो हमको ये दो पार्ट में ऐसे दिखता है ना, जो कॉटिलेडन्स दिख रहे हैं, येलो येलो, वही दो यस कॉटिलेडन। मैम। हाँ, चने के दाने। अब समझिए बेटा, ये वो कॉटिलेडन है जहां से सारा न्यूट्रिशन जाएगा, और जो रेडिकल प्लूम्यूल दिख रहा है, यही आगे जाके प्लूम्यूल ऊपर जाके आपका शूट बना देगा, रेडिकल नीचे जाके रूट बना देगा। तो इसी तरीके से इसका प्लांट बढ़ेगा, और ये एम्ब्रियो से आपका प्लांटेड बन जाएगा। पर तब तक, जब तक इसकी पहली पत्ती नहीं आ जाती, इसके रूट्स नहीं बन जाते, तब तक ये सारा खाना किससे ले रहा है, कॉटिलेडन से ले रहा है। समझ में आ गया। यस मैम। हाँ, तो अब ये जो बीच का है ना, ये वाला जो सेकंड पार्ट है जिसमें आपके प्लूमियल रेडिकल दिख रहे हैं, उसको मैं थोड़ा सा बनाऊंगी और उसको थोड़ा अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है। यहाँ पर बेटा, मैंने ओव्यूल में आपको बताया था ना, ये दो ऐसे इंटीग्रेंट्स मैंने बनाए थे, यही ये दोनों आगे जाके सीड कोड बनेंगे, मैंने बोला था ना नितिका। यस मैम। हाँ, तो यहाँ पर देखिए, ये जो आउटर है इसको हम कहते हैं टेस्टा, ये है हमारा आउटर इंटीग्यूमेंट, जो हमारे ओव्यूल में इंटेग्यूमेंट, जो हमारे ओव्यूल में बाहर की तरफ था, बाहर की तरफ था, इसको, इससे हमारा बन गया टेस्टा, सीड का टेस्टा, क्योंकि ओव्यूल ही बाद में जाके सीड बनती है। तो ओव्यूल का जो इंटीग्यूमेंट है, आउटर वाला इंटीग्यूमेंट, वो सीड का टेस्टा बनाएगा, और इनर वाला इंटीग्यूमेंट टेगमेन बनाएगा, इनर टेगमेंट।
इनर इंटीग्यूमेंट, ठीक है, टेगमेन बनाएगा। आई होप आपको स्पेलिंग समझ में आ रही है। टेगमेन, इस टाइम टेगमेन बन गया। अब ये दोनों है हमारे कोटिलेडन्स, ठीक है। एंड जो हमारी एम्ब्रियोनल एक्सिस है, जो हमारी एम्ब्रियोनल एक्सिस है, इसको इसको बोलेंगे एम्ब्रियोनल एक्सिस टाइजेलम, के टिजेलम, टिजेलम कहते हैं। और ये दोनों मिलके टेस्टा एंड टेगमेन हमारा सीड कोड बना रहे हैं। बस, तो ये आपको बताना था, ठीक है। माइक्रोपाइल जो होता है ना आपका, माइक्रोपाइल जो अभी मैंने पिछले उसमें दिखाया था, हाइलम के ऊपर जो रहता है, माइक्रोपाइल का काम क्या रहता होगा नितिका? सीड में माइक्रोपाइल का काम क्या रहता होगा? एंट्री ऑफ एयर एंड वाटर हैपेंस ओनली थ्रू माइक्रोपाइल, ठीक है। ठीक है नितिका, ये देखिए मैंने आपके घर की चने की वो बना दी, ये हाइलम, ये माइक्रोपाइल। तो ये जो माइक्रोपाइल है, ये सीड में, जब आप सीड को पानी में डालोगे या फिर मिट्टी में डालोगे, तो सारा हवा पानी कौन अब्सॉर्ब करेगा? ये कौन अब्सॉर्ब करेगा नितिका? माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल में से एंट्री ऑफ एयर एंड वाटर होती है, ठीक है। तो एंडोस्पर्मिक डाइकॉट सीड में आपका कैस्टर, इससे ये पता चलता है इट इज अ डाइकॉट प्लांट। ये भी पूछ सकता है नीट में कभी कभार, एंडोस्पर्मिक डाइकॉट सीड बोला तो उसमें कैस्टर आ गया। कैस्टर मतलब डाइकॉट। और क्या डाइकॉट है? पपाया भी डाइकॉट है, और आपका कॉटन भी डाइकॉट है। ये तीनों के पास एंडोस्पर्म होता है। एंडोस्पर्म होता है यानी इनके एम्ब्रियो ने एंडोस्पर्म को पूरा खाया हुआ नहीं है। नॉन एंडोस्पर्मिक डाइकॉट सीड में आपका चना आ जाएगा, ये वाला चना। ये चना नॉन एंडोस्पर्मिक है, मतलब ये इसको इतनी ज्यादा भूख लगती है कि सारा खाना खत्म कर जाता है, कोई एंडोस्पर्म नहीं बचाता है। बीन्स हो गया, पी हो गया, ये सब एक ही फैमिली फेबेसी से है, तो ये इनके पास एंडोस्पर्म नहीं की मात्रा में दिखेगा। और ये सारे अपने, जब एम्ब्रियो ग्रो करा था तो सारा नरिशमेंट उसको दे दिया गया, ठीक है। नितिका समझ में आया बेटा इतना? यस मैम। ठीक है। अब इसी जो डायग्राम है, इसमें मैं हाइपोकॉटल और आपका एपिकॉटल बताना चाहती हूँ। हाइपोकॉटल एपिकॉटल पता है, कभी कभी पूछ लेता है। आपका एपिकॉटल वर्ड क्या होता है और हाइपोकॉटल क्या होता है, ये आप ढंग से समझ लीजिए, कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉटल से कॉटिलेडन शब्द समझ में आ रहा है नितिका? कॉटल शब्द से COTYL, कॉटिलेडन